तो आज हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स जो कि या तो सिंगल लेयर हो सकते हैं या मल्टीपल लेयर हो सकते हैं, या सिंगल लेयर हो सकते हैं या मल्टी लेयर हो सकते हैं। शीट ऑफ सेल है, इसमें या तो सिंगल लेयर भी सेल की हो सकती है या तो फिर मल्टीपल लेयर्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स भी यहाँ पर पाई जा सकती हैं। इपिथेलियल टिश्यू या तो लाइन करेगा वेरियस सरफेसेस इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि ये सरफेसेस क्या हो सकती हैं, ये ऑर्गन के ऊपर या अंदर की सरफेस हो सकती है, किसी भी ट्यूब के अंदर या बाहर की सरफेस हो सकती है, या तो फिर किसी भी डक्ट के अंदर या बाहर की सरफेस हो सकती है, उसको लाइन करती है। या तो फिर ये लाइन करेंगी ग्लैंड्स में, जहां पर उनका फंक्शन जो होगा वो सिक्रीटरी फंक्शन होगा, और इनको बोला जाएगा ग्लैंडुलर इपिथीलियम। ग्लैंडुलर इपिथीलियम। अब आइए बात करते हैं एपिथेलियल सेल के फंक्शंस के बारे में। एपिथेलियल सेल का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या क्या होगा, इस फंक्शन को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, PEAS के फॉर्म में। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, E का मतलब होता है एक्सक्रीशन, A का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और या तो फिर सिक्रीशन, एपिथेलियल सेल्स का ये फंक्शन यहाँ पर होगा। प्रोटेक्शन किससे किससे करना है, हमें प्रोटेक्शन करना है किसी भी स्ट्रेस से। अब वो स्ट्रेस हमारा मैकेनिकल भी हो सकता है, जैसे हमारी स्किन में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल स्ट्रेस से। केमिकल स्ट्रेस जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर HCl बन रहा है, बट वो स्टमक को करोड नहीं कर रहा है, तो उसको बचाने वाली जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। या रेडिएशन से बचाने के लिए, रेडिएशन से जैसे हमारी सन से हमारी स्किन जो है वो रेडिएशन से हमें बचा रही है, तो ये चीज़ है। एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं। एब्जॉर्प्शन करना है हमें किसी भी फ्लूइड का, या तो फिर डाइजेस्टिव सब्सटेंस का, डाइजेस्टिव मटेरियल का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्टमक में, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। सिक्रीशन जो भी होगा वो होगा म्यूकस का, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। और स्वेट का, या तो फिर एंजाइम्स का, कहाँ पे, ग्लैंड्स में एंजाइम्स का सिक्रीशन। ये होता है एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन। अब आइए जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से लाइन करती हैं, कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स की तरह लाइन करती हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंगल लेयर को लिया हुआ है, यहाँ पर मैं सिंगल लेयर को भी दिखा रहा हूँ, ये इनका न्यूक्लियस है। इसमें जो सरफेस होती है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एपिकल सरफेस। अब ये जो एपिकल सरफेस होती है, यहाँ पर सीलिया भी हो सकते हैं और माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। जगह जगह के हिसाब से चीजें बदलती जाएंगी एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में। कहीं कहीं पर सीलिया पाए जाएंगे, कहीं कहीं पर माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, कहीं कहीं पर दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। ये होती है इसकी एपिकल सरफेस। दूसरी सरफेस, ये जो साइड वाली सरफेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैटरल सरफेस। इसकी सरफेस होती है लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस में क्या होता है, सेल और सेल के बीच में पाए जाने वाले जो जंक्शंस हैं, जिनके बारे में हम क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे कि टाइट जंक्शन हो गए, मतलब कि सेल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। गैप जंक्शन हो गए, एक सेल के बीच में दूसरे सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होगा। या फिर वहां पर एडहेरेंस जंक्शन होगा। इनके बारे में हम पहले ही क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्या होगा, ये एपिकल सरफेस हो गई, ये लैटरल सरफेस हो गई। इसके बाद एक सरफेस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ये बेस वाली सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे बेसल सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे बेसल सरफेस। अब ये जो बेसल सरफेस होती है, ये बेसल सरफेस में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कुछ पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स हेमीडेस्मोसोम्स। और यहाँ पर एक नीचे लेयर पाई जाती है, यहाँ पर एक नीचे लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ये बेसल सरफेस के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ये जो पूरी लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन और बेसल सरफेस को कनेक्ट करने के लिए, बेसल मेम्ब्रेन और बेसल सरफेस जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इन्हीं हेमीडेस्मोसोम्स के द्वारा।
ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किससे कनेक्ट होती है। अब जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होता है बेसल लैमिना, बेसल लैमिना। ये जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसल लैमाइना, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लैमाइना, रेटिकुलर लैमाइना। तो बेसल लैमाइना जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं बेसल लैमाइना और रेटिकुलर लैमाइना। रेटिकुलर लैमाइना जो नीचे वाली सरफेस होती है, ये है रेटिकुलर लैमाइना, और ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये है बेसल लैमाइना। तो जो बेसल लैमाइना होती है, उसमें पाया जाता है लैमिनिन, कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और पाए जाते हैं यहाँ पर प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स। और जो रेटिकुलर लैमाइना होती है, उसमें पाया जाता है कोलेजन, जो कि सिक्रीट किया जाता है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं कोलेजन, जो कि फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, वो प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। रेटिकुलर लैमाइना में जो कोलेजन आता है वो कनेक्टिव टिश्यूज से आता है, यानी कि ये यहाँ पर हमारी अगर रेटिकुलर लैमाइना है, ये हमारी रेटिकुलर लैमाइना है यहाँ पे, तो इसके नीचे यहाँ पर जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पर पाए जाते हैं। एक लेयर इसके नीचे पाई जाती है, जो कि होती है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके नीचे की जो ये लेयर होती है, ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज से, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, ये कोलेजन सिक्रीट करते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पर कोलेजन सिक्रीट करते हैं, वही यहाँ पर रेटिकुलर लैमाइना में पाया जाता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, अब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, अब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में होती है ब्लड सप्लाई। ये यहाँ पर पाई जा रही है ब्लड वेसल, ये यहाँ पर पाई जा रही है ब्लड वेसल। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल पाई जा रही है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू में कहीं भी इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। तो इसमें ब्लड पहुँचता कैसे है? इसमें ब्लड पहुँचता है जो कनेक्टिव टिश्यूज में जो ब्लड वेसल होती है, उससे डिफ्यूजन के थ्रू। तो एपिथेलियल सेल जो है या एपिथेलियल टिश्यूज जो है, वो कनेक्टिव टिश्यूज पर डिपेंडेंट है अपनी ब्लड सप्लाई के लिए। हालांकि इनके पास अपनी नर्व सप्लाई होती है। ये यहाँ पे इनकी जो अपनी एक नर्व सप्लाई होती है, जो कि सेंसेशन वगैरह बताती है। ये यहाँ पर क्या है? ये नर्व है, जो कि सारे सेल्स को गई हुई है, कई सारे सेल्स को गई हुई है, अलग अलग नर्व भी जा सकती हैं। ये क्या है? नर्व है, जो कि सेल्स में गई हुई है। तो इसकी खुद की नर्व सप्लाई तो है, लेकिन इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, ये एवैस्कुलर होते हैं, और अपनी ज़रूरतों के लिए वो कनेक्टिव टिश्यूज पर डिपेंडेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज से उनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं।